सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है किसान आंदोलन, समाधान की सुप्रीम उम्मीद। संदर्भ है किसान आंदोलन पर जागी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज जिस प्रकार की टिप्पणियां की गई और आखिरी में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल के केसेस की सूची जारी की गई है, उसमें किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे को ऑर्डर के लिए सुरक्षित बताया गया है। तो कुल मिलाकर उम्मीद कर रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला किसान आंदोलन के संदर्भ में आएगा। दरअसल किसान आंदोलन का सोमवार को 47वां दिन था। सुप्रीम कोर्ट में नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर करीब 2 घंटे सुनवाई हुई, जिसमें सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया। चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, हमें ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी टिप्पणियां आज थीं, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट महसूस कर रहा था कि इस कानून को बनाने से पहले जिस तरीके से राय मशवरा होना चाहिए था, शायद वो नहीं हुआ। 47 दिन से तमाम किसान धरने पर बैठे हुए हैं, कड़कती ठंड में ठिठुर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के स्तर पर कोई ऐसी कोशिश महसूस नहीं हो रही है कि वह समाधान की दिशा में वाकई कोई ठोस प्रयत्न कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और हरीश साल्वे जैसे तमाम दिग्गज वकील मौजूद थे, लेकिन उनकी दलीलें आज कुछ काम आती हुई नहीं दिखी। सुप्रीम कोर्ट की तल्खी काफी थी। सुप्रीम कोर्ट की तल्खी ने निश्चित रूप से उन आंदोलनरत किसानों के दिल में कुछ ना कुछ ठंडक जरूर पहुंचाई होगी, जो पिछले 47 दिन से धैर्यपूर्वक इस पूरी लड़ाई को लड़ते हुए आ रहे हैं। सरकार की तरफ से यह दलील देने की कोशिश की गई कि इस कानून के समर्थन में काफी सारे लोग हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील की हवा यह कहते हुए निकाल दी कि हमारे पास तो समर्थन में एक याचिका भी अभी तक नहीं आई है। तो कुल मिलाकर आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार अभी तक ये दावा करती आ रही थी कि ये किसानों की बेहतरी के लिए बनाए गए कानून है, वो आज कोर्ट में इतनी ध्वस्त पस्त लस्त क्यों दिखाई दे रही थी। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि क्या अब इस आंदोलन का निदान कल की तारीख में देश के सम्मुख आ जाएगा। जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो कानून पर रोक लगाकर समाधान के संदर्भ में आगे बढ़ रही है, क्या आंदोलनरत किसान इतने से संतुष्ट हो जाएंगे। इसी पर हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। एक किसान नेता हमारे साथ कुछ देर बाद हिस्सा बनेंगे, उनसे आपका परिचय कराएं और एक गंभीर मसले पर चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि निसर्ग सही धीराणाम यद्यापदिकम दृढ़ा, अर्थात धीर पुरुष का यह स्वभाव होता है कि वे आपत्ति के समय और भी दृढ़ हो जाते हैं। सोमदेव जी के द्वारा कथाश्रित सागर के तहत हमें यह विचार सूत्र प्राप्त हुआ। कठिन समय में और भी अधिक दृढ़ हो जाते हैं। देश का किसान से ज्यादा धीरता और कौन रखता है। जिस परिश्रम के साथ में, जिस पुरुषार्थ के साथ में वह अपने बीज को बोता है, उस जिस धीरता के साथ वह उसका स्वरूप आने का इंतजार करता है, उससे ज्यादा धीरवान कौन हो सकता है। और पिछले 47 दिन से इस देश में किसान आंदोलन ने जिस तरीके से अपने स्वरूप को प्रस्तुत किया है, उससे न केवल देश बल्कि दुनिया अचंभित है। इतनी बड़ी संख्या में, इतने अनुशासित तरीके से किसानों की दिल्ली की सीमा पर मौजूदगी अपने आप में बताती है कि अनुशासन और स्व अनुशासन का मायने क्या है। तो ऐसी धीरता के साथ समाधान की कोशिश कर रहे इन किसान नेताओं और किसानों को निश्चित रूप से समाधान की ओर बढ़ते हुए आज हमने देखा है। क्या वाकई समाधान निकलने जा रहा है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामविलास शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठतम चेहरा है, हरियाणा इकाई के कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, वह हमारे साथ में। दिगंबर सिंह किसान नेता, वह हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। थोड़ी देर में अभिमन्यु कोहड़ जी भी हमारे साथ में होंगे। एम.एल. शर्मा जी हमारे साथ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, और जिस याचिका के अंतर्गत सुनवाई चल रही है उनमें से एक याचिका एम.एल. शर्मा जी के द्वारा भी लगाई हुई है। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ है, देश के जाने माने पत्रकार हैं, संजीदा व्यक्ति हैं, वह एक बार फिर हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा है। चर्चा की शुरुआत रामविलास शर्मा जी से करते हैं। हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं रामविलास शर्मा जी, उसी हरियाणा से जहां कल जम के बवाल काटा था आंदोलनरत किसानों ने। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी किसान
कानूनों के समर्थन में एक पंचायत करना चाहते थे, पर तमाम किसानों ने उस पंचायत को होने नहीं दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इतने सारे सवाल लगा दिए। रामविलास जी, कुछ शर्मिंदगी, कुछ आंतरिक रूप से कष्ट, कुछ मन में पीड़ा, दुख, कोई एहसास जिसको आप हमसे साझा करना चाहें? क्या करने चले थे और क्या हो रहा है? देखिए हिमांशु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने इस चर्चा में शामिल किया जी। और देश के सर्वोच्च न्यायालय माननीय बोबड़े जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो टिप्पणी की है जी, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता जी। और परंतु एक बात सही है कि मैं पिछले 19 साल का मैं था तब संघ का प्रचारक गया था, मैंने अपने पिताजी का हड़ छुड़वा दिया था जी। अभी तक भी मैं खेती करता हूँ, गाय पालन करता हूँ, आज भी मेरे घर पर 26 छोटी बड़ी गाय बछड़ी है। मैं स्वयं किसान होने के नाते ये पीड़ा को बहुत अच्छी तरह महसूस करता हूँ। परंतु हिमांशु जी, इस सारा जो दृश्य है, हमारे माननीय चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणी की है वो बड़ी पीड़ा भरे मन से किया है जी। इतने बड़े देश का राजधानी को चारों तरफ से बंधक बना लिया हो जी। और मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हिमांशु जी, आप तो बहुत जागरूक पत्रकार हैं जी। सबको मिला के देश बनता है जी। और इस किसान आंदोलन की जो भूमिका है जी। कोई भी आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर इस देश को आजाद कराया और कई बार महात्मा गांधी ने जब आंदोलन में कुछ लोग हिंसा की संभावना लगी तो महात्मा गांधी उस आंदोलन से पीछे हट गए। जी। मैं ये बात ना आपसे छिपी है ना बाकी लोगों से कि मैं बीजेपी का एक पुराना कार्यकर्ता हूं। मैंने 5 बार विधायक, बीजेपी प्रदेश इकाई का 2 बार अध्यक्ष और 3 बार मैं कैबिनेट में मंत्री रहा हूं जी। ये बात मेरे दिमाग में अपना बीजेपी का विचार है। परंतु हिमांशु द्विवेदी जी, एक समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी 1971 जी। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के मेंबर पार्लियामेंट थे और वो हॉस्पिटल में वाजपेयी जी से मिलने आई कि मैं बांग्लादेश जा रही हूँ, देश लड़ाई के मैदान में है, आशीर्वाद दीजिए। और श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, दुर्गा भवानी बन करके लड़ो, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ। जी। मैं उस परंपरा से आता हूं द्विवेदी जी। 1995 में नरसिम्हा राव जी देश के माननीय प्रधानमंत्री थे, सरदार मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, सलमान खुर्शीद साहब विदेश मंत्री थे। वो जिनेवा में भारत के प्रतिनिधि बनकर के गए परंतु 3 दिन तक, और नरसिम्हा राव जी ने निवेदन किया वाजपेयी जी आप जाइए, और बेनजीर के प्रस्ताव का वो निरस्त करके वो आपको सारा घटनाक्रम पता। हम उस परंपरा के आगे, ऐसा क्या हुआ कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसके हर काम की आलोचना सब लोग मिलकर के। और आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो टिप्पणी की है वो पीड़ा भरे मन से की है और उनका जो निर्णय आएगा हम सब लोग सर झुका के स्वीकार करें। नहीं, आप सर झुका के क्या स्वीकार करेंगे? ये एहसान थोड़ी है कि आप सीजेआई का अगर आदेश आ रहा है तो उसके अंदर आपके पास में विकल्प क्या है सर झुका के स्वीकार करने के अलावा? पर जानने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दुख इस बात पर नहीं जताया कि 47 दिन से आपने दिल्ली को घेर के क्यों रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने दुख इस बात पर जताया, अचंभा इस बात पर जताया, नाराजगी इस बात पर जताई, खिन्नता इस बात पर जताई कि 47 दिन से ठिठुरती ठंड में
इस देश का अन्नदाता आकर बैठा हुआ है और सरकार उस पर कोई गंभीरता से काम नहीं कर रही है, इसको लेकर जताई, इस खिन्नता को लेकर कोई शर्मिंदगी का एहसास आ रहा है रामविलास जी आप जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ के मन में, या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट फालतू की बातें कर रहा है, समझ ही नहीं रहा कि देश के लिए काम हम कितना बढ़िया कर रहे हैं और ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट की समझ में नहीं आ रही? नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा। ये भारत का अन्नदाता 45 दिन से ठंड में बैठा है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है जी। परंतु उधर हिमांशु जी 8वें दौर की बातचीत देखिए, किसान नेता पहले एमएसपी की लिखित गारंटी पर आए, उसको नरेंद्र सिंह जी तोमर ने, हमारे तीनों मंत्रियों ने स्वीकार कर लिया कि सरकार उसको लिख के देने के लिए तैयार है। एक वार्ता में ये तीनों जो कानून है और उनके एक एक पॉइंट के ऊपर बात किया कि भाई इसका कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसका आप संशोधन चाहते हैं, उसके लिए भारत सरकार तैयार हो गई। रामविलास जी आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, मैं तो सीधे सीधे देश के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। उन्होंने सरकार के तौर तरीकों को नाराजगी जताई, इसको लेकर कोई अपराध बोध आपके अंदर है? मैं वापस आपके पास लौटूंगा, तब तक शायद आपके पास समुचित जवाब हो इस संदर्भ में टिप्पणियों को, लेकिन मैं एमएल शर्मा जी के पास चलता हूं और एमएल शर्मा जी से जानना चाहता हूं कि आज टिप्पणियां तो कई आई हैं शर्मा जी, पर आपसे जानने में दिलचस्पी है कि सरकार का रवैया आज भी कोर्ट में कानूनों के समर्थन के संदर्भ में था, कानूनों को निरस्त करने के संदर्भ में कोर्ट को अधिकार को भी चुनौती थी कि आप इन कानूनों को निरस्त करने का अधिकार नहीं रखते हैं। इन सबकी रोशनी में कल किस उम्मीद के साथ आप हैं, इस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे शर्मा साहब? एक बात मैं इस पर देता हूं जी। एक चाय वाला था जिसका प्राइम मिनिस्टर बना है जी, जिसने ये कानून लेके आया, पार्लियामेंट में पास कराया, जी। वो मेरे साथ, मेरे ख्याल से वो किसी बिल में जाके बैठा हुआ है। वो आज तक 45 दिन में निकल के नहीं आया किसी किसान के सामने बात करने के लिए और उससे पूछने के लिए कि क्या हो रहा है। ये महाशय बैठे हुए ना टोपी लगा के, सारे कपड़े पहन करके, यही लोगों ने उन किसानों के ऊपर पानी के फुवारे छुड़वाए। इन ठंडे में वो किसान मर रहे हैं जी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 रुपए की दाल जब 180 रुपए किलो इन्होंने बिकवानी चालू की 2014 में, तब किसानों को 180 रुपए नहीं, तब भी किसानों को 20 रुपए किलो मिलती थी अरहर की दाल, वही रेट मिलता था। आज जो टिप्पणी है, आज जो स्थिति है सुप्रीम कोर्ट में आज केवल एक चीज थी जी। कानून के बारे में चीफ जस्टिस ने कहा हम आपको बाद में सुनेंगे कानून के ऊपर, अभी तो हमें इन लोगों से ये पूछना है कि ये इन किसानों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। 45 दिन हो गए जी, आखिर क्यों, क्या ऐसा कारण है? किसान जो है क्या ये इंसान नहीं है? यही एक इंसान है, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मेंबर, आरएसएस के प्रचारक, जो देशभक्ति की बात करते हैं, जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनके अंदर में अगर इनका लड़का, छोड़िए, अगर ये खुद और इनके लड़के उस जगह बैठे होते और पुलिस वाले पानी की फुहार छोड़ते वाटर कैनन से बुरी तरह से, इस ठंड में ये महाशय बैठे हुए कपड़े पहन करके, क्या वो ठंड को ये बर्दाश्त कर सकते? वो दर्द था आज जी, ये वो दर्द था जो चीफ जस्टिस भी देख रहे थे और हम भी देख रहे थे जी। हमने सबसे पहले पिटीशन लगाई थी जी। कि इस कानून में केवल स्टेट को राइट है कानून बनाने का, सेंट्रल को नहीं है जी। और हम अपने पिटीशन को अमेंड करके हमने चैलेंज किया है एंट्री 33 जी। जिसके बहाने से इन्होंने ये 3 कानून बनाए हैं जी। मैं यहां पे ये नहीं कहूंगा अभी, तो ये बहुत ही सीक्रेट विषय कि ये कानून मिस्टर मोदी ने किसके लिए और क्यों बनाया है जी। मैं खोलूंगा, राइट टाइम के लिए इंतजार कर रहा हूं। लेकिन दर्द जो था आज जी। वो चीफ जस्टिस की आंखों में, उनके स्वर में था जी। वो अंदर से कलप करके बोल रहे थे जी। 45 दिन से अब तक तुम लोग क्या कर रहे हो मिस्टर अटॉर्नी, हमें कानून नहीं चाहिए, हमारी राइट है, हम इसको इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी, ये एमएल शर्मा जी का कहना है। लेकिन इस पूरी बातचीत के अंतर्गत ये सवाल उठा था कि अगर सर्वोच्च न्यायालय इन कानूनों को क्रियान्वयन पर तत्कालिक रूप से रोक लगा देता है तो क्या ये किसान वापस लौट जाएंगे? यही एक चर्चा का विषय बना था। शर्मा साहब, इस पर कोई आप टिप्पणी करना चाहेंगे? इस संदर्भ में क्या कुछ निकल कर आया है?
रुकिए, मैं वही बता रहा हूं, हो सकता है मेरी स्पीड बहुत स्लो। जी, चर्चा का विषय ये है कि अगर हम इस कानून पर रोक लगा देते हैं तो कोई हिंसा तो नहीं होगी आगे। जी, हिंसा के रोकने के ऊपर चीफ जस्टिस बहुत ही आपके सतर्क थे। जी, और अटॉर्नी हरीश साल्वे और तुषार मेहता ये तीनों चिल्ला रहे थे किसान हिंसा हो रहा है, हिंसा कर रहे हैं और बगावत हो रही है और ट्रैक्टर लेके पूरे दिल्ली को रौंद देंगे, जुलूस कर देंगे। तो हमने कहा कि किसान आज तक शांति से रहे हैं, जी, कोई भी ऐसा वायलेंस किसी किसान ने नहीं किया। 30 किसान मर चुके हैं अब तक इन लोगों की हरकत की वजह से, बीजेपी वालों की वजह से। लेकिन किसानों ने अभी तक कोई भी हंगामा नहीं किया। जी, जो कर रही हो पुलिस कर रही हो, ये नेता लोग कर रहे हैं। और यही बीजेपी का जब अटॉर्नी ने कहा कि नहीं आप कानून पर रोक नहीं लगा सकते, चीफ जस्टिस का ये शर्मनाक है जो आप कह रहे हैं। हम चाहते हैं तो हम अभी स्टे कर सकते हैं इसके ऊपर। जी, हमने अपनी एप्लीकेशन के बाद हमारी एप्लीकेशन सुन लीजिए। वी हैव ए राइट फॉर द स्टे। चीफ ने कहा मिस्टर शर्मा वी विल लिसन यू लेटर ऑन। लेकिन आज जो दर्द छलका और जिस बेशर्मी से अटॉर्नी तुषार मेहता, हरीश साल्वे ये सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे थे कि नहीं आप कानून को रद्द नहीं कर सकते, आप कानून पे स्टे नहीं लगा सकते, ये किसान लोग ट्रैक्टर लेके हमारे 26 जनवरी के पूरे माहौल को खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, घुस जाएंगे, हिंसा होगा, उपद्रव होगा। उसको डांटा है चीफ जस्टिस ने। हमने भी कहा, औरों ने भी कहा कि आज तक कोई हिंसा नहीं हुई है और इस कानून को रोका जाना चाहिए। ये इंसान है जो बैठे हुए हैं, कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, ये किसान है जो बैठे हुए हैं। कोई बीजेपी के आरएसएस के प्रचारक या नेता और प्राइम मिनिस्टर नहीं। सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो इस बात की है, आज तक किसी ने नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा आज कोर्ट में, लेकिन आज यहां पे मैं जरूर करूंगा। लोगों को मालूम होना चाहिए वो मोदी कहां है, कहां घुस के बैठा है जिसने ये कानून बनाया। मुझे लगता है शर्मा जी आप कितना भी आक्रामक हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को संबोधन करते समय हमें अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए। अल्टीमेटली वह 135 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। आपकी नाराजगी हो सकती है, आपकी तकलीफ हो सकती है, आपकी पीड़ा हो सकती है, पर हम ही लोग अगर मर्यादा छोड़ देंगे तो फिर जाके लोगों से उम्मीद क्या करेंगे। बहरहाल मैं एक बार दिगंबर सिंह जी के पास आना चाहता हूं। दिगंबर सिंह जी आपसे जानना चाहता हूं, सवाल मैंने एमएल शर्मा जी से भी किया था, उन्होंने उस पर मुझे कोई जवाब नहीं दिया, पर आप तो उसी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण चेहरा है। सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि अगर हम कानून पर रोक लगा देते हैं तो क्या आप लोग वापस लौट जाएंगे। इस संदर्भ में क्या कुछ तय किया किसान नेताओं ने? देखिए, उस पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है इस समय जी, जो संयुक्त किसान मोर्चा है जी, वो निर्णय लेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो आज टिप्पणी आई है, जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सब लोग सम्मान करते हैं। ये भारत सरकार को अगर जरा भी शर्म बची है तो सबसे पहले देश के कृषि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने कह लिया कि शाहीन बाग से इस आंदोलन की तुलना ना की जाए, जी, लेकिन सरकार पता नहीं किस अहंकार में चूर है। जी, 71 किसानों की जान आज तक जा चुकी है। उस किसान पे हिंसक होने का आरोप लगाया जाता है जी, जो 71 जाने के बाद भी शांतिपूर्वक धरनों पर बैठा है। जी, दिल्ली को खून की, आखिर किसान के खून की और कितनी प्यास है, हम तो ये दिल्ली से पूछना चाहते हैं जी, कि कितना खून और चाहिए किसान का। लगातार 70 साल से किसान घाटे की खेती करता आ रहा है। जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सोम प्रकाश शास्त्री जी देश के कृषि मंत्री हुआ करते थे। जी, उन्होंने जो नीति आयोग में नीति बनाई, कृषि नीति बनाई, उसके पैरा नंबर 3 पे सरकारी डॉक्यूमेंट्स है। सरकारी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से पैरा नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि किसान प्रतिवर्ष 12% के घाटे की खेती कर रहा है, इसलिए उसको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। आज किसान लाभकारी मूल्य की मांग लेकर दिल्ली में नहीं बैठा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर दिल्ली में बैठा हुआ है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भी हमको 70 शहादतें देनी पड़ रही हैं, पानी की बौछारें झेलनी पड़ रही है, आंसू गैस के गोले झेलने पड़ रहे हैं, हमको देशद्रोही शब्द सुनना पड़ रहा है, हमको खालिस्तानी शब्द सुनने पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की और क्या बात हो सकती है। इससे ज्यादा और मेरे पास शब्द नहीं है। जो भी आप मुझसे और चाहेंगे जवाब, मैं वो जवाब दूंगा। तो दिगंबर सिंह जी, आपसे जानने में तो दिलचस्पी है। आपने हमें बताया कि उसके संदर्भ में आपकी संयुक्त मोर्चे की बैठक चल रही है, पर नजरिया क्या है
अगर सर्वोच्च न्यायालय इस स्तर तक आगे बढ़ के सरकार की नीतियों पर विपरीत टिप्पणी करते हुए एक समाधान की राह में आगे बढ़ने की बात कर रहा है, तो इस संदर्भ में किसान नेता क्या सोचते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की उम्मीदों पर किसान नेता खरे उतरेंगे या जो अटॉर्नी जनरल वगैरह संदेह जता रहे हैं अदालत में, उनके संदेह को साबित करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आए जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया उत्तर प्रदेश की शुगर मिलों के संबंध में, जो केन एक्ट है कि 14 दिन में भुगतान मिलना चाहिए, ब्याज नहीं तो 15% ब्याज दिया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आए, लेकिन आज तक उनका अनुपालन नहीं हो पाया और हमें डर है यही कि कागज और कलम सब कुछ इन्हीं का है और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ले जाके मामले को लटका देंगे, लटकाना चाहते हैं। और किसान लगातार तारीख, जैसे आज बिना मुकदमे के तारीख सरकार में लग रही, उसी तरह से किसान आयोग की जो रिपोर्ट है, जो समिति बनाई जाएगी, उसमें बैठा रहेगा। तो हम तो 3 बिल वापस कराने के लिए और एमएसपी मांगने के लिए दिल्ली आए हैं। 3 बिल की वापसी और एमएसपी को कानूनी मंजूरी दिलाने के लिए आए हैं, ये कहना है दिगंबर सिंह जी का। मैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास आता हूं। विनोद जी, आपसे जानना चाहता हूं, आज जो कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय में घटित हुआ है, सरकार की रणनीतिक विफलता के तौर पर देखते हैं, आंदोलनरत किसानों की एक बड़ी जीत के तौर पर देखते हैं, या बतौर पत्रकार आपको लगता है कि यह सुलह की दोनों पक्षों की कोशिशों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? 3 स्थितियां हैं, क्या देखते हैं विनोद अग्निहोत्री जी आप? देखिए, मूल रूप से तो किसानों की जो समस्या है उसके समाधान की जिम्मेदारी सरकार की है जी, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जी। अब सुप्रीम कोर्ट को अगर बीच में आना पड़ रहा है, वो तो हेमंत शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस समस्या में एक बीच का रास्ता निकालने का रास्ता खोला है जी। क्योंकि सरकार तो बिल्कुल पूरी तरह से तय कर चुकी है कि हम कानूनों को वापस नहीं लेंगे जी। किसान तय कर चुके हैं कि बिना इसके हम जाएंगे नहीं जी। अब बीच का रास्ता कौन निकाल सकता है? बीच का रास्ता वही निकाल सकता है जिसकी सरकार भी सुने और किसान भी सुने। वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई संस्था नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर आज जो टिप्पणी की है, जो तल्ख टिप्पणियां की जिनकी चर्चा आप कर रहे थे, रामविलास जी बराबर उनको उनकी तरफ से मतलब जो जवाब आप सुनना चाहते थे वो जवाब न दे करके वो अपनी बात कह रहे थे और उनका कहना भी चाहिए। रामविलास जी रामविलास जी बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे जैसा सर्वोच्च न्यायालय सरकार के संदर्भ में करे थे कि आप कुछ नहीं सुन रहे हैं। रामविलास जी ने भी कुछ नहीं सुनना चाहा, वो पूरा उसी तरीके से करने की कोशिश की है। नहीं, रामविलास जी बहुत प्रतिबद्ध और बड़े समर्पित नेता है भारतीय जनता पार्टी के। मैं उन्हें जानता हूँ, वर्षों से जानता हूँ, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री उनको बनना तो बन गए खट्टर साहब, तो वो अलग उनकी पीड़ा को मैं साझा करता हूँ इस मामले में। लेकिन खैर विषय दूसरा है। तो समस्या सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं बिल्कुल सही टिप्पणियां हैं कि भाई आखिर 45 दिन से अगर आज कम से कम रामविलास जी ने माना कि अन्नदाता बैठे हुए हैं, पहले तो सरकार के तमाम नुमाइंदों ने, तमाम सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने माना ही नहीं था कि किसान है। कोई उन्हें आड़तिये कह रहा है, कोई बिचौलिए कह रहा था, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग। अभी भी मैं सुनता हूँ कई बार वो टुकड़े टुकड़े गैंग इस तरह के तमाम राज्यों के। आपके मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने क्या बयान दिया, बिहार के सुशील कुमार मोदी जैसे नेताओं ने क्या बयान दिए, सब जिम्मेदार नेताओं ने। तो कुल मिलाकर के कम से कम चलिए, अब मंत्री तीनों अगर बात कर रहे हैं, बार बार तारीखें बढ़ रही हैं, 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, तो कम से कम एक चीज तो स्थापित हो गई है कि सरकार ये मान रही है कि जो धरना दे रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, वो वाकई किसान हैं। इसीलिए आप उनसे बात कर रहे हैं और उनकी समस्या जो है कहीं ना कहीं वो एक बड़ी समस्या है। अब समस्या ये है कि सरकार भी इसमें राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन कर रही है। उनको लग रहा है कि ये राजनीतिक नफा नुकसान इससे क्या होगा। देखिए, 2 इसमें धाराएं हैं हिमांशु जी। एक धारा ये है जो प्रो कॉर्पोरेट अर्थशास्त्री या मीडिया में लोग हैं, उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें विड्रॉ अपने कदम पीछे खींच लिए तो शायद जो है उनके लिए सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। उनको मार्केट थैचर की तरह बिल्कुल अड़े रहना चाहिए, मनमोहन सिंह की तरह पीछे कदम नहीं खींचने चाहिए। ये कुछ लोगों ने इस तरह के कॉलम लिखे हैं और सरकार में भी एक समूह नौकरशाहों का और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका है, जो बिल्कुल सरकार को ये समझा रहा है कि आप बिल्कुल पीछे मत हटिए, क्योंकि ये आपने कानून बनाए हैं। अगर आप पीछे हटे तो सरकार का जो इकबाल है, जो उसका दबदबा है, वो खत्म हो जाएगा। और ये होता भी है जी। ये व्यवहारिक दिक्कत भी है। दूसरी तरफ दूसरी धारा भी सरकार में है
जो राजनीतिक नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, व्यक्तिगत रूप से कई एमपीज और मंत्रियों से जिनसे बात होती है, उनका कहना है कि भाई बहुत ज्यादा हमको अड़ना नहीं चाहिए, और आखिर ये मुद्दा अगर धीरे धीरे पूरे देश में देशव्यापी हो गया तो इसका आने वाले दिनों में नुकसान होगा और कुछ वैसी स्थिति हो जाएगी जैसे अन्ना आंदोलन के बाद यूपीए 2 में यूपीए की हो गई थी। तो ये दोनों चीजें जो है सरकार के अंदर एक रस्साकसी का माहौल है। सरकार भी एक बीच का रास्ता चाहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई व्यवस्था देता है, कमेटी बनाता है, इन कानूनों को स्टे करता है, तो सरकार को एक मौका मिल जाएगा कि भाई हमने नहीं किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो एक बीच का रास्ता उसको मिल जाएगा। उनके बीच में भी ये बहस तेज हो जाएगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट की मानो, कम से कम कानून स्टे हो गए हैं, कमेटी में उनके लोग होंगे, मिल बैठ करके कोई रास्ता निकालेंगे और फिर उसमें कोई आगे निकले। यानी कुछ समय के लिए ये मामला टल सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई ऐसा फैसला दे, ये एक स्थिति बन सकती है। देखिए विनोद जी, क्या आपको लगता है कि इस पूरी टिप्पणियों से तात्कालिक रूप से केंद्र सरकार कटघरे में दिखाई देती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ढाल बनकर सरकार के सम्मुख आ रहा है, सम्मान बचाने के लिए, सरकार का इकबाल बचाने के लिए वो कानून पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, कानून को होल्ड करने की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि किसान जो ये मांग लेकर दिल्ली पे चढ़ाई करने के लिए आए थे कि हम तो कानून वापस कराकर ही वापस लौटेंगे, ये बीच में अटक जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस संदर्भ में? नहीं, देखिए ऐसा है कि किसान ठीक है, तीनों कानूनों को वापस कराने का उनकी मुख्य मांग है जी, लेकिन अगर वो कानून स्टे हो जाते हैं तो आप ये तो मान के चलिए कि आधा रास्ता तो किसानों ने तय कर लिया ना जी। देखिए कभी भी कोई भी आंदोलन होता है, आजादी के आंदोलन में भी पूर्ण स्वराज की मांग और स्वाधीनता की मांग 1942 में आई थी, जबकि आंदोलन तो लंबा चलता रहा है। कभी डोमिनी ने प्रस्ताव आ गया, कभी मिंटो प्रस्ताव आ गए, तमाम छोटे छोटे सुधार होते रहे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे करता है तो स्टे करने का मतलब क्या होगा? स्टे करने का मतलब ये है कि इनकी वैधानिकता पर अभी जो मनोहर लाल शर्मा जी की जो है याचिका है, तो वैधानिकता पर फैसला होगा। उसके अलावा जो है जो इनमें कमियां हैं उस पर कमेटी विचार करेगी। उस कमेटी में किसान नेता भी होंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। तो जाहिर है जब उससे विचार करेगी, उसमें कुछ सुझाव आएंगे, उसका कोई एक प्रस्ताव आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट आगे एक गाइडलाइन दे सकता है कि कानूनों को अमेंड किया जाए नए तरीके से, तो रास्ते निकल सकते हैं। रास्ते निकल सकते हैं, ये विनोद जी का कहना है। मैं रामविलास शर्मा जी के पास वापस इस उम्मीद से जा रहा हूं कि रामविलास जी जितने अनुभवी नेता है उस अनुसार भी कुछ जवाब देने की कोशिश विषय के संदर्भ में करेंगे, ना कि हमें अतीत की जलेबियों में उलझाने की कोशिश करेंगे। रामविलास जी, अटल जी की परंपरा के आप हैं, अटल जी साफ बात करते थे, रामविलास जी से भी साफ बात की उम्मीद है। आपसे जानने में दिलचस्पी है, सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा आपको हमने कानून होल्ड करने के लिए कहा था, आपने किया नहीं, अब हम कर देंगे। बतौर अनुभवी राजनीतिज्ञ, क्या आपको वाकई नहीं लगता है कि आप इस आंदोलन की गंभीरता और इस आंदोलन से जुड़े मुद्दों को समझ पाने में कहीं ना कहीं चूक तो गए और इसलिए इस फजीहत के शिकार हो गए? देखिए द्विवेदी जी, अभी श्रीमान विनोद अग्निहोत्री ने एक बड़ी निष्पक्ष बात कही, बड़ी सार्थक बात कही जी। और द्विवेदी जी, आप जानते हैं मैं कोई अपनी आइडेंटिटी छिपाऊं या कोई छिपाए, मैं किसान होने के नाते ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है जो सिंधु बॉर्डर जी, मैं कल सिंधु बॉर्डर से ही होकर के आया। ये जो एमएल शर्मा साहब जो आक्रामक हैं जी, ये तो पूरा भगवान परशुराम का अवतार सुप्रीम कोर्ट में, और इस तरह से धमका रहे हैं जी। आपने सही टोका उनको जी। देखिए मान्यवर, हिंदुस्तान कोई इंग्लैंड अमेरिका नहीं है, 135 करोड़ आबादी का देश है साहब जी। और भारत के अपने दोस्त और दुश्मन भी हैं दुनिया में जी। हिमांशु जी, मैं वोकल हूं, मैंने 40 साल से संगठनों में काम किया है जी। साम्यवादी मित्रों की भूमिका इस आंदोलन में, आप सिंधु बॉर्डर देख लें, टीकरी बॉर्डर देख लें, शाहीन बाग देख लें, इसमें साम्यवादी मित्रों की भूमिका सबसे अहम क्यों नजर आती जी? दिलकिश दादी शाहीन बाग से अपना जोड़ा झंडी उठा के सिंधु बॉर्डर कैसे पहुंचे? सब लोग मिलकर के, सारे राजनीतिक दल। मैं माफी चाहूंगा आपसे रामविलास जी, ये जो साम्यवादी होने के नाते आप टिप्पणी कर रहे हैं, साम्यवादी होना कोई गाली है?
साम्यवादी होना क्या देशद्रोही होने का पर्याय है आपके अनुसार? और अगर है तो आपकी यह मजबूत सरकार, आपकी दमखम वाली सरकार, आपकी देश के हितों के लिए पूर्ण समर्पित सरकार साम्यवादी दलों की गतिविधियों को प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देती? क्यों आपने राजनीतिक रूप से मान्यता के लिए उन्हें छोड़ा हुआ है? ये साम्यवादी कहकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या सीताराम येचुरी, क्या प्रकाश करात, क्या हरकिशन सिंह सुरजीत, क्या बादल सरोज, इन सबकी इस देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं है? ये इस देश के नागरिक नहीं है? क्या ये इस देश का भला नहीं चाहते हैं? केवल देश का भला चाहेंगे तो भाजपा होना ही उसके लिए अनिवार्य है, इसके अलावा बाकी कोई देशभक्त नहीं, कोई इस देश के साथ संवेदना नहीं रखता, कोई इस देश की बेहतरी नहीं चाहता? आपके कहने का मायने क्या केवल इसी रूप में समझे जाएंगे? नहीं हिमांशु जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि देखिए, हर पार्टी का, हर नेता का एक इतिहास है, पूरा देश जानता है जी। 62 का युद्ध भारत की सेना लड़ रही थी, भारत लड़ रहा था। मैं जिस इलाके में हूं, मेरे यहाँ मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। सुसूल में 115 जवान हमारे इलाके के शहीद हुए, और उस समय साम्यवादी चाइना जिंदाबाद बोल रहे थे जी। कब तक 62 के नाम पर आप आज की राजनीति करोगे रामविलास जी? हम बात आज के संदर्भ में कर रहे हैं, उस संदर्भ में बात कर रहे हैं जिसके संदर्भ में देश का सर्वोच्च न्यायालय आपकी संवेदनहीनता को लेकर टिप्पणी कर रहा है। आज तो उम्मीद है कि आप इस संदर्भ में क्या महसूस कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है 43 दिन में आपने किया क्या? आपने इस विषय के समाधान की कोई कोशिश नहीं की, इसको लेकर हम निराश हैं। सुप्रीम कोर्ट की निराशा से आप निराश हैं या अपने आचरण से निराश हैं? इस बार टिप्पणी करेंगे? हिमांशु जी देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो बात कही है वो हम सबको बहुत चिंता में वो रहे, और उसके बाद उन्होंने टिप्पणी की है। भारत सरकार उसका जरूर संज्ञान लेगी, परंतु जैसे दिगंबर सिंह ने कहा एमएसपी को करने के लिए, मेरे खेत में बाजरा हुआ, 68 क्विंटल बाजरा हुआ, 2150 रुपए क्विंटल में। हरियाणा में 8 लाख क्विंटल बाजरा खरीदा, एमएसपी पूरी पर खरीदी। एमएसपी की गारंटी देने के लिए भारत सरकार तैयार है, आगे रहेगी। एपीसीएम की गारंटी भारत सरकार दे रही है। वो जो 3 कानून रद्द करो, उस कानून का कौन सा पॉइंट है जिसमें सुधार होना चाहिए, ये भारत सरकार बार बार कह रही है। 8 दौर की वार्ता में एक बार बताइए रामविलास जी, मैं फिर माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए। ये आप सुधार की बात भी क्यों करते हैं? आप तो पहले ही इतने मुग्ध हैं अपने कानूनों को लेकर। आपकी पार्टी के तमाम नेता तमाम मंचों से बता रहे हैं इतने बेहतर कानून, किसानों की जिंदगी में अब सब कुछ सुनहरा होने वाला है, हम ऐसे कानून लेकर आए हैं। उसके बाद में खुद ही बोलते हैं बताइए क्या संशोधन करना है, 22 बनने का पत्र भी देते हैं, हाँ ये संशोधन करने के लिए तैयार है। आप स्वयं ही भ्रमित हैं, आप स्वयं ही उलझन के शिकार हैं, आप स्वयं ही अपने दावे पर कायम नहीं है। अगर कानून अच्छे थे तो 22 पन्ने का खत क्यों लिखा था संशोधन के लिए? अब तो मानिए गलती हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि आप कानून बनाए, पहले बात नहीं किए। अब तो मानिए कि कहीं ना कहीं गलती हो गई है, सुधार लेंगे, या अभी भी इसी बात पर अड़े रहेंगे सब कुछ अच्छा किया है? नहीं हिमांशु जी, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, इसमें से मुझे उम्मीद है कि किसान भाई भी इस पर विचार करेंगे और इसमें से रास्ता निकलेगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। कुल मिला के उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन रामविलास जी के लिए असल में दिक्कत है पार्टी की नीति से इतर जाके कुछ कहे तो कहे कैसे। मैं वापस एमएल शर्मा जी के पास में आता हूं। एमएल शर्मा साहब, सरकार तो कटघरे में आ चुकी है, बात समझ में आ रही है आज की कोर्ट की सुनवाई के अंतर्गत। हर बिंदु पर जो दलीलें थी वो लचर थी, इतनी लचर थी कि स्वयं सीजेआई ने हर दलील को खुद खारिज कर दिया, विरोधी वकील की बहुत जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि सरकार लगातार ये जाहिर करने की चेष्टा कर रही थी कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जानना चाहा कि हम कोई जो पहल कर रहे हैं किसान उसमें साथ आएंगे नहीं आएंगे। अब आपसे ये जानने में दिलचस्पी है कि क्या कल ये देश किसानों को अड़ियल रवैये के तौर पर देखेगा या वह लोग सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के अनुरूप आचरण करते हुए दिखाई देंगे?
एमएल शर्मा जी इस संदर्भ में कुछ कहने की स्थिति में है? हाँ बिल्कुल जी। चीफ जस्टिस जी, किसानों के पास आज के समय सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जी, जिस सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये कानून लागू किया है, जी, वो बात करने का एक नाटक कर रहे हैं, समस्या को सुलझा नहीं रहे, ना कोई समाधान निकालना चाहते हैं। जी, वो केवल इन किसानों को बरला रहे हैं और इनको आतंकवादी ठहरा रहे हैं। जी, ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता था कि वाकई में ये कानून, किसान कहते हैं कि हमारे विरुद्ध में है, तो हम कमेटी बना देते हैं, किसानों की भी सुनेंगे और सरकार की भी सुनेंगे, और सुनकर के कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर ये सोचेंगे क्या वाकई में ये कानून सही है या गलत है। जी। लेकिन कानून को तोड़ना या कानून को खत्म करने का अधिकार कानूनी रूप से डिसाइड होता है, भावना के रूप से डिसाइड नहीं होता है। उसके लिए आज सुप्रीम चीफ जस्टिस ने खुद कहा हमसे, मिस्टर शर्मा इसके अगेंस्ट में आपकी दलील हम बाद में सुनेंगे, अभी तो हम पहले एक रास्ता निकाल लें, कमेटी बना रहे हैं। जी। आज सुप्रीम कोर्ट किसी की तरफ नहीं देख रहा, बल्कि आज किसानों के लिए सरकार की तरफ से खड़ा है। मजे की बात यह है, आज किसानों के लिए सरकार की ओर से खड़ा होकर जो विकल्प सरकार को करना चाहिए था, वो विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करो, इसको जबरदस्ती करो, अगर नहीं करोगे तो हम इस कानून को होल्ड कर देंगे। हम कमेटी बना रहे हैं, एक उसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे, वो किसानों की बात सारी सुनेंगे और रिपोर्ट हमारे पास देंगे। तो ये जो कमेटी है, ये कमेटी किसानों के अंदर से जो खून रिस रहा है छाती से, जी, दर्द को सुनेगी, समझेगी, लिखेगी और चीफ को रिपोर्ट करेगी। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो भी देखेगी और सुप्रीम को चीफ जस्टिस को रिपोर्ट करेगी। तो देखा जाए तो ये एक आखिरी अवसर है हमारे पास में। जी। मैं किसानों के साथ हूं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास में जी। एक आखिरी अवसर है जिसके द्वारा चीफ जस्टिस हमें समझना चाहते हैं कि कितना दर्द है, कितना खून बह रहा है और क्या पोजीशन है, जिसके लिए कि थर्ड में भी किसान लोग आकर के अड़े हैं। ये कोई आतंकवादी नहीं है। जी। चीफ ने साफ मना कर दिया, ये कोई हिंसा नहीं कर रही है। हमने भी कहा पुलिस कर रही है हिंसा, तो चीफ ने कहा कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही, सब शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, आप कमेटी बना रहे, आपको मानना होगा। और मजे की बात, जी, अटॉर्नी, सॉलिसिटर और हरीश साल्वे तीनों कमेटी बनाने के लिए तैयार नहीं थे। जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तीनों कानून के ऊपर स्टे लगाने के लिए भी तैयार नहीं थे, होल्ड करने के लिए भी तैयार नहीं थे। इससे ज्यादा दुखद स्थिति और क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होते हुए भी सरकार और सरकार के नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं थे, जिससे कि एक किसानों के दर्द को सुने जाने के लिए भी। अच्छा शर्मा साहब, एक बात जानने में दिलचस्पी है, दलील ये भी थी आज कि 15 तारीख को हमारी बैठक होने जा रही है, तब तक कोई आदेश पारित ना करें। क्या उनके इस अनुरोध पर कोई विचार किया गया है या कल अंतिम रूप से फैसला सामने आएगा? देखिए, जो बात आप कह रही है सही है जी। ये आज कल ही नहीं, पिछली बार जब हमारी पिटीशन को एडमिट किया सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कहा कि आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एंट्री 33 जोड़ा गया है, ये गलत है जी। उस समय दोनों मजाक उड़ा रहे थे कि नहीं, ये पिटीशन नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और 15 किसानों से हमारी वार्ता चल रही है, अगर नोटिस हो गया तो वार्ता खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चीफ ने कहा नहीं, हम मंडे को सुनेंगे, अगर दिक्कत हुई तो हम एडजॉर्न कर देंगे। जी। आज भी वही बात, सिमिलर थिंग तीनों रिपीट कर रहे थे, बार बार कह रहे थे नहीं साहब, किसानों से समझौता नहीं करेंगे, कमेटी करेंगे तो बातचीत निखर जाएगी और ये किसान लोग कोई भी बात मानेंगे नहीं। हाँ, अगर ये किसान लोग बात माने जैसा हम कह रहे हैं तो हम कमेटी बनाने से फायदा नहीं, तो कोई फायदा नहीं। चीफ का हाउ कैन यू से, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं किसान आपकी बात मानेंगे? हम किसानों को बुला रहे हैं कमेटी के सामने, किसान आएंगे कि नहीं आएंगे इसके लिए चीफ जस्टिस थोड़े परेशान थे जी। लेकिन जब उनको विश्वास दिलाया गया नहीं, किसान के जो नेता हैं वो आएंगे, किसानों की सारी बात इनके सामने रखी जाएगी और नेताओं के अलावा भी अगर कोई किसान आना चाहेगा वो भी इस कमेटी के सामने आके अपने दिल के दर्द की बात कह सकता है। तो ये कमेटी किसी कानून के लिए नहीं बनाई गई है जी। ये कमेटी गवर्नमेंट के विरोध करने के बावजूद भी बनाई जा रही है। तो एक बड़ा कदम है, शर्मा साहब इस रूप में महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ में अभिमन्यु कोहड़ जी हैं। अभिमन्यु जी, आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि देश के सम्माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने
वार्ता के तीसरे या तीसरे दौर में प्रस्ताव दिया था, कमेटी बना लेते हैं, कमेटी जो है आपकी चीजों को समझ लेगी, तब आप तैयार नहीं हुए। अब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावित किया है कमेटी बनाना, कृषि मंत्री की बात पर तो तैयार नहीं हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर क्या उम्मीद कर सकते हैं हम आपसे? देखिए, अभी उस पर कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें 500 से अधिक किसान संगठन हैं और हम कोई भी जो निर्णय लेते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से लेते हैं और बहुमत से नहीं बल्कि सर्वसहमति से लेते हैं। तो एक बार पहले कल माननीय कोर्ट का कुछ लिखित में हमारे पास आ जाए, कुछ लिखित में हमारे हाथ में आएगा, उसको हम स्टडी करेंगे। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की जल्द से जल्द उस मुद्दे पर बैठक होगी और उसके बाद जो भी फैसला सर्वसहमति से लिया जाएगा वो हम मीडिया के बंधुओं तक भी पहुंचा देंगे और बाकी अन्य लोगों तक भी पहुंचा देंगे। हिमांशु जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली। पहला, उन्होंने ये कहा कि भाई अब तक ऐसा कोई किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आया जो इन कृषि कानूनों के समर्थन में हो। तो इससे हमारी उस बात पे मोहर लग गई जो हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार सरकारी, दरबारी और फर्जी किसान नेताओं को बना रही है और उनको अपने पास बुला के अपनी चमचागिरी करा रही है। ये बात अब लास्ट मीटिंग में जब कृषि मंत्री जी ने कहा कि बहुत सारे किसान सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तो हमने वहां भी ये बात उठाई थी। क्योंकि आरटीआई के जवाब में जब मांगा गया कि भाई वो कौन से किसान है जो आपका समर्थन कर रहे हैं जरा बताइए, तो उसके जवाब में तो सरकार कहती है जी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है। हिमांशु जी, अगर कोई ब्लॉक लेवल की भी बैठक होती है उसकी भी मिनट्स का, मीटिंग की मिनट्स का हिसाब रखा जाता है। यहाँ पे सरकार कह रही है कि हमारे देश की सरकार किसी से बात कर रही है और उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है सरकार के पास। तो एक तो हमारी इस बात पे मोहर लग गई। दूसरी बात जो हम बार बार कह रहे थे, जैसे अभी 8 तारीख की जो बैठक हुई, बैठक होनी थी 2 बजे, माननीय मंत्रीगण आते हैं 2:40 पे, उसके बाद 25-30 मिनट बैठते हैं और फिर कहते हैं कि जी अब तो लंच करके आएंगे। हमने कहा जी अभी तो चर्चा शुरू हुई है। उसके बाद मंत्रीगण फिर उठ के लंच करने चले गए, 1 घंटे बाद वापस आए, हम वहीं पे हॉल में बैठे रहे। तो माननीय कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है कि सरकार का रुख जो है उसको लेके कोर्ट को बड़ी निराशा हुई। देखिए, एक बात समझने की है, 70 से अधिक किसान शहीद हो गए कड़कड़ाती ठंड में, लेकिन सरकार अगली बैठक के लिए तारीख कब दे रही है? 7 दिन बाद। कभी अगले दिन बैठक नहीं हो सकती थी क्या कि अगर सरकार संजीदा थी तो इससे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तीसरी और अंतिम बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि माननीय कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है और उसको, उस अधिकार को ना तो कोई कोर्ट छीन सकता है ना ही सरकार छीन सकती है। और हम शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल बैठे हैं। और जहां तक बात आई सड़क रोकने की, तो इसका जवाब तो दिल्ली पुलिस को और सरकार को देना चाहिए। हमने तो रोड को रोका नहीं, हम तो दिल्ली की तरफ आना चाह रहे थे। ना हमें रामलीला मैदान की शुरुआती समय में परमिशन दी गई, ना हमें शुरुआती समय में जंतर मंतर की परमिशन दी गई। जब हम दिल्ली की तरफ आ रहे थे, हमारे तो कार्यक्रम का नाम भी दिल्ली चलो था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें रोक दिया, बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग लगा दी, हैवी फोर्स डिप्लॉयमेंट कर दी, सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक लगा दिए। तो ये रोड तो पुलिस ने रोका हुआ है, तो इसका जवाब तो दिल्ली पुलिस को देना चाहिए कि भाई रोड उन्होंने क्यों रोका है। और जहां तक बात, मैं फिर वही कहूंगा कि यदि एक बार कल हमारे पास कोई लिखित में आ जाए, उसके बाद हमारे सभी संगठन चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम चर्चा करके कोई बात कहने की स्थिति में होंगे। पर अभिमन्यु जी, आपको नहीं लगता है कि अब बॉल आपकी कोर्ट में आने वाली है कल? अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी इस रूप में की कि सरकार समाधान की दिशा में कुछ ठोस नहीं की, लेकिन सरकार लगातार यह जताने की कोशिश की है कि यह किसान आंदोलन जो चल रहा है ये अड़ियल लोगों के द्वारा है जो कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। अब जब सर्वोच्च न्यायालय अपेक्षा कर रहा है कि उसके हस्तक्षेप के बाद लोग वापस लौट जाएं, तो आपके ऊपर दबाव बढ़ेगा, क्या कहेंगे अभिमन्यु जी? देखिए हिमांशु जी, माननीय कोर्ट कई बार ये बात कह चुका है पहले भी कई फैसलों में कि कोई कानून पॉलिसी वाइज सही है या गलत है, इस पर टिप्पणी करना, इस पर फैसला देना कोर्ट का काम नहीं है। ये खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट तो किसी कानून की सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे ही अपना फैसला देता है। और जो बात रख रहे हैं, इन कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, ये तो हमारा सिर्फ एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट आता है इन कानूनों का ऑपरेशनल एस्पेक्ट। हम ये बार बार कह रहे हैं ये कानून किसानों की मौत के फरमान है, क्योंकि मुक्त बाजार की नीतियां जहां भी लागू हुई, आप एक इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले 2 दशकों का ही उठा के देख लीजिए। मैं बस 20 सेकंड में बात समाप्त करूंगा। हम 2 दशकों का ही उठा के देख ले, कोई पश्चिमी देशों ने मुक्त बाजार की नीतियां लागू की थी, वहां पे क्या हाल है? 1993 में ब्रिटेन में मिल्क मार्केटिंग बोर्ड खत्म कर दिया गया। 99% किसान उस फैसले के खिलाफ थे, उसके बावजूद वो वहां पे खत्म कर दिया गया। उसके बाद से लेकर अब तक 31,690 छोटी बड़ी डेयरी वहां पे बंद हो चुकी है।
अमेरिका में 2018 में अपने किसानों को सब्सिडी देने के लिए $867 बिलियन का बिल पास किया गया। चाइना अपने किसानों को $212 बिलियन की सब्सिडी देता है हर साल। यूरोप में $100 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है। OECD देश $240 बिलियन की सब्सिडी देते हैं। यदि हिमांशु जी ये मुक्त बाजार नीतियां इतनी ही अच्छी होती तो आज पश्चिमी देशों की सरकारों को इतनी भारी भरकम सब्सिडी अपने किसानों को क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि इन मुक्त बाजार नीतियों ने वहां के किसानों को बर्बाद कर दिया। अमेरिका के रूरल इलाके में शहरी इलाकों के मुकाबले में 45% ज्यादा सुसाइड रेट है। वहां पे मात्र 2% किसान आज के दिन खेती में बचे हैं। हमारे देश में जो सब्सिडी किसानों को दी जाती है वो -5.7 है, जबकि नॉर्वे में वो +70% है। हमारे यहाँ पे किसान को मिलता है पूरे साल में सब्सिडी के तौर पे $282, अमेरिका में मिलता है $62,000। तो हम ये बात कह रहे हैं तो ये कानून है, इन कानूनों का जो आधार है, जो इनकी नींव है, वो नींव ही गलत है। इसमें जो भी बिल्डिंग खड़ी की जाएगी तो बिल्डिंग अपने आप में गलत होगी। और आपकी ही डिबेट में कई बार हम सेक्शन वाइज भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो हमारा ये साफ कहना है कि भाई ये कानून नहीं, ये किसानों की मौत के फरमान है। इनको आप वापस लीजिए। एमएसपी गारंटी कानून आप लागू कीजिए, क्योंकि एमएसपी न मिलने के कारण पिछले 17 सालों में हम किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और हमारे ऊपर टोटल कर्ज कितना है? मात्र 8 से 9 लाख करोड़ रुपए का। तो यदि हमें हमारा हक मिलता, और चाहे उसमें कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे उसमें भाजपा की सरकार रही हो, तो आज के ऊपर हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं होता। उल्टा 37 लाख करोड़ रुपया अलग अलग सरकारों पे हमारा। विनोद जी ने हमें विस्तार से आंकड़े बता दिए, लेकिन विनोद जी क्या आपको नहीं लगता इस पूरी बातचीत का निष्कर्ष ये बता रहा है कि आज का दिन सरकार के लिए खराब था? कल से आंदोलनरत किसानों की परीक्षा शुरू होने वाली है, क्योंकि किसान जो आंदोलनरत हैं उनका जो स्वर है वो कानून पर रोक लगाने से ही वो मान जाएंगे, ऐसा दिख नहीं रहा। क्या आपको नहीं लगता कि कल से असल परीक्षा शुरू हो जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना नजरिया तो आज लगभग जाहिर कर दिया कि वो क्या करने जा रहा है। नहीं, देखिए हिमांशु जी, सरकार आज के दिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं निश्चित रूप से सरकार के लिए बहुत ही वो एक तरह से कड़ी टिप्पणियां हैं, और सरकार के भीतर इसका मंथन भी होगा कि और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या आदेश देता है, इसकी प्रतीक्षा भी सरकार के तमाम सारे लोग कर रहे होंगे। मुझे लगता है बेसिक समस्या सरकार की क्या है जी। सरकार ने कानून तो बना दिए, अब इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं कि कैसे बने, क्यों बने, किसके लिए हित में बने, किसके हित में नहीं बने, और बातचीत नहीं हुई, प्रक्रिया क्या थी, ये किस तरह कोरोना काल में अचानक लाए गए, वो सब हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं जी। इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार में जो लोग खेती किसानी को समझते हैं जी, जो लोग गांव देहात को समझते हैं जी, जो खलिहान को समझते हैं, जो जानते हैं, वो फोर फ्रंट पर नहीं है इस समय जी। वो साइड लाइन है कहीं ना कहीं। अब रामविलास शर्मा जी यहाँ तो बैठे हैं, हरियाणा के हैं, इनको होना चाहिए था कहीं बातचीत के सिलसिले में, इनके जैसे लोगों को। राजनाथ सिंह जैसे जो किसानों खेती किसानी को समझते हैं, वो इससे बाहर हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पहले सरकारों में, इवन वाजपेयी जी की सरकार में भी सोमपाल शास्त्री जैसे व्यक्ति को कृषि मंत्री बनाया गया था, जो पूरा, और बाद में वो नीति आयोग के, उसके योजना आयोग के भी सदस्य रहे, कि किस तरह से जो है खेती किसानी को समझने वाले लोग हैं। अब समस्या ये है कि सरकार में कौन लोग हैं जो किसानों से, देखिए 2 तरह की बातचीत होती है। एक तो आधिकारिक बातचीत जो चल रही है, मंत्री 3 आते हैं और किसान नेता, एक होता है बैक चैनल जिसको ट्रैक 2 कहा जाता है जी। ट्रैक 2 करने वाला कोई है ही नहीं, वरना ट्रैक 2 से बहुत सारी समस्याएं है। मैंने महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन देखे हैं, शरद जोशी का आंदोलन कवर किया है, उसमें सारे मामले ट्रैक 2 से निपटे थे। जब उस समय उस जो तत्कालीन सरकार थी राजीव गांधी की या बाद में नरसिम्हा राव जी की, उसमें बलराम जाखड़, राजेश पायलट, नटवर सिंह, तमाम सारे ऐसे लोग थे जो सीधा संवाद स्थापित करते थे किसान नेताओं से, और उनसे बात करके ट्रैक 2 में सारी चीजें हल हो जाती थी, और उसके बाद जो है उसको घोषित कर दिया जाता था। चाहे वो भोपा का आंदोलन हो, चाहे वो दिल्ली बोट क्लब पर हो, चाहे वो मेरठ का हो या करमू खेड़ी का हो, जितने आंदोलन हुए। अब समस्या यह है कि ट्रैक 2 की कोशिश भी आपने की तो किससे की? उन लोगों से की जो कहीं जिनका कोई खेती किसानी लेना देना नहीं है। अभी मैं देख रहा था एक कृषि मंत्री से कुछ किसान मिलने आए कहने के लिए, उसमें एक आदमी किसान नहीं लग रहा था शकल सूरत से, मतलब देख करके और आप किसान नेता मिले। तो इससे क्या होता है, इससे जो आंदोलन में बैठे हुए हैं किसान नेता और जो किसान, वो और चिढ़ जाते हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं। तो ये समस्या, वीरेंद्र सिंह जो पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री सरकार के हरियाणा के हैं, पहले कांग्रेस में थे, भाजपा में है, वो उन्होंने सीधे किसानों के समर्थन का ऐलान कर दिया। और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के किसान नेता या सांसद हैं या मंत्री हैं, वो भी पीछे हैं, वो भी जो है उनको आगे लाने की कोशिश नहीं की जा रही।
लेकिन जब तक संवाद स्थापित नहीं करेंगे किसानों से, किसानों को जो है उनका विश्वास अर्जित जब तक नहीं करेंगे, तब तक समस्या कैसे हल? किसानों का विश्वास अर्जित करने की कोशिश करें तब तक समस्या हल कैसे होगी? रामविलास जी के पास वापस लौटता है। रामविलास जी, आपको नहीं लगता है कि सरकार ने इस पूरे मामले को हैंडल ही गलत किया? आप आंदोलनरत किसानों को पहले तो किसान मानने से इंकार करते रहे, आपको उन्हें साम्यवादियों के इशारे पे, कांग्रेस के इशारे पे, खालिस्तानी समर्थक, देश विरोधी, शाहीन बाग से तुलना, इसमें ज्यादा दिलचस्पी रही बजाय इसके इनके साथ संवाद करके समाधान करने में। एक सवाल आपसे ये कि वाकई विषय की गंभीरता को समझ पाने में चूक गए। पार्टी जरूर देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी हो गई, पर जमीन से कट गई, क्या कहेंगे? हिमांशु जी, जैसे आपका जो चिंता है, आप अपनी भूमिका में पूरा परफेक्शन है, पर इसके दोनों पक्ष हैं जी। आज जो बात अभिमन्यु कुहाड़ ने जो बात कही है, अमेरिका से तुलना किया है, रशिया से तुलना किया है, आज भारत का जो किसान है जी। एक मैं बीजेपी का चश्मा उतार के रख दूं, कुहाड़ रख दे और हम सब रख दे, विनोद अग्निहोत्री बड़े संतुलित इस चर्चा में व्यक्तित्व है जी। क्या हिमांशु जी, पंजाब में क्या आपको ये नहीं लगता 3 महीने 2 महीने किसान वहां रेल की पटड़ी पर बैठे जी। क्या मुख्यमंत्री की का इसके साथ में उनकी सहमति के बिना कोई रेल की पटड़ी 2 महीने लगातार रोक सकता है जी? क्या 1663 टावर तोड़ दिए कोई किसान, मतलब कोई वो बेचारे किसान नहीं थे? मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा आपकी इस दलील पे। 47 दिन से दिल्ली के बॉर्डर को बंद किया हुआ है, क्या देश के प्रधानमंत्री की सहमति से ऐसा इसलिए हो पा रहा है? नहीं, ये प्रधानमंत्री बेचारे की इसमें क्या सहमति होगी? वो तो लगातार प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि किसान नेताओं से 8 वार्ता 3-3 घंटे। रामविलास जी, अभी बात पे रहते हैं। आपने पूछा 2 महीने तक पटरियों पर रह लिए किसान, मुख्यमंत्री की मर्जी के बगैर संभव है क्या? हमने प्रति प्रश्न कर लिया। देश की राजधानी की सीमा पर 47 दिन से किसान डटे हुए, रास्ता बंद करके। देश के प्रधानमंत्री की सहमति के बगैर संभव है क्या? रामविलास जी उत्तर दे दें। आप मान लें हाँ देश के प्रधानमंत्री की सहमत है, अभिमन्यु कुहाड़ जी मान लेंगे कि हाँ पंजाब के मुख्यमंत्री की सहमति से है, क्या ऐतराज है? लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण जो सवाल विनोद अग्निहोत्री जी के माध्यम से उठा कि कम से कम पहले सरकारें ऐसे आंदोलनों को सुलझाने के लिए अन्य रास्ते निकालती थी, प्रभावी लोगों से सकारात्मक चर्चा करके रास्ता लेती थी, पर आपकी पार्टी, आपकी सरकार ने इन किसान नेताओं से समाधान के स्थान पर टकराव के रास्ते को पसंद किया और इतना लाचार रास्ता चुना कि जब आज सर्वोच्च न्यायालय में देश के 3 दिग्गज दलील सरकार की ओर से ये कहे कि कई किसान संगठन समर्थन में इन कानून के, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, एक नहीं आया हमारे सामने समर्थन करने। क्या बात करते हो? आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी विफलता का सामना आज देश के सम्मुख आपको करना पड़ा? इस विफलता को स्वीकारेंगे? बाकी मुद्दों को ना माने कि कानून अच्छे हैं या खराब है, पर इतना तो मानेंगे कि हम वाकई अपने पक्ष को ठीक तरीके से रख पाने में चूक गए, या इससे भी इंकार? देखिए द्विवेदी जी, मैं तो आपकी जो चिंता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबड़े साहब की जो चिंता है, इसको मैं जायज मानता हूं। और कल मंगलवार का दिन है, बालाजी हनुमान जी का दिन है, और कल लेटेस्ट होप शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करीबे को आतुर। और कल हिमांशु द्विवेदी जी, आप सब लोग देखेंगे कि कल चीफ जस्टिस साहब की जो चिंता है और कोई न कोई इसका समाधान निकाले। तो कुल मिलाकर इस देश की पूर्ण बहुमत की निर्वाचित सरकार जो समाधान नहीं दे पाई, उस समाधान की उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय से करने की उम्मीद सम्माननीय रामविलास शर्मा जी कर रहे हैं। क्या यही एक लोकतांत्रिक देश की नियति हो सकती है? विनोद अग्निहोत्री जी, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जिस विषय के संदर्भ में समाधान के लिए हम सरकार चुनते हैं, उन विषयों के समाधान सर्वोच्च न्यायालय से निकलेंगे, इस स्थिति पर कोई टिप्पणी विनोद अग्निहोत्री जी करना चाहेंगे?
देखिए, निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो पंचायत करे या झगड़े सुलझाए, ये काम सरकारों का है। सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी संवैधानिक, हमारा लोकतंत्र संवैधानिक तरीके से चले, कानून जो है संवैधानिक तरीके से बनाए जाए, उनकी गारंटी उनको उसके संरक्षण की है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है, देश को, लोगों को विश्वास है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को बीच में आना पड़ा और आकर के वो एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने रास्ता निकाला, तभी वो रास्ता निकला। तो कई बार सरकारें जो है इस तरह के फैसलों को न्यायपालिका पर टाल देती है और वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाती है। ये लोकतंत्र में वैसे उचित नहीं है, लेकिन हो रहा है। एक बात में बात किया तो अब लगता है सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ सरकार को भगवान मारुति का ही भरोसा है कि सब कुछ राम भक्त हनुमान के ही भरोसे तय होगा। तो ये भी एक अपने आप में स्थिति है इस समय सरकार की कि सब कुछ भगवान भरोसे, सब कुछ भगवान भरोसे। ये विनोद अग्रवाल की टिप्पणी में आखिरी बातचीत के लिए एमएल शर्मा साहब के पास में आ रहा हूं। और शर्मा साहब, आपसे जानने में दिलचस्पी है कि कल क्या उम्मीद देश कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप, बतौर पक्षकार, बतौर याचिकाकर्ता, बतौर वकील? उम्मीद ही नहीं, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है जो भी आज डिस्कशन हुआ है कोर्ट के अंदर, जिस तरह से तीनों सरकार के वकीलों को लताड़ा गया है और उनकी हर दलील कैंसिल कर दी है। आप लिख लीजिए, कमेटी का गठन होगा, कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे कि चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस होंगे, चाहे जस्टिस लोढ़ा हो या कोई और हो, और इसी के साथ में जो वर्तमान तीनों कानून है इनको सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देगी जब तक के फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट नहीं लेती इसके ऊपर। और किसानों के सारी बातों को सुनने के बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग होगी जो ये डिसाइड करेंगे कानूनन सही है या गलत है। शर्मा साहब, आपसे एक टिप्पणी मुझे जो चाहिए थी वो ये जानने में थी कि सर्वोच्च न्यायालय का इस स्तर का दखल क्या आंदोलनरत किसानों को उनके घर वापस लौटा पाएगा या देश को अभी उसके लिए इंतजार करना होगा? नहीं, स्पष्ट सुन लीजिए, इनमें से कोई भी किसान घर वापस नहीं जाएगा जी। ये मेरी अपनी फीलिंग है, ये मेरे अपनी सोच है, ये हकीकत है। और साथ में सुनिए, चीफ जस्टिस ने एक बात बहुत कही है गौर से, अगर माननीय नेता लोगों ने नहीं सुनी हो तो उन्होंने कहा हम किसी भी किसान को प्रोटेस्ट करने से नहीं रोकेंगे, प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है। और जब चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं प्रोटेस्ट करने का उनका अधिकार है, और चीफ जस्टिस ने यह भी नहीं कहा है कि अगर कमेटी गठित हो जाएगी तो सारे किसान वापस चले जाएं। नो, चीफ जस्टिस ने यह भी नहीं कहा है कि तो कल कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय से जो भी फैसला है उससे अगर देश ये उम्मीद कर रहा है इस आंदोलन का समाधान निकल जाएगा, तो ऐसी उम्मीद कम से कम एमएल शर्मा जी की दलीलें तो तोड़ देती हैं। उनका मानना है कि अभी भी किसान वापस जाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन देश की चिंता तो किसानों के संदर्भ में इसी बात को लेकर है कि ऐसी कड़कड़ाती ठंड में कब तक खुले आसमान के नीचे हमारा अन्नदाता रहेगा। कोई समाधान क्या सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर दखल के बाद भी नहीं निकलेगा? अगर नहीं तो वाकई ये हमारे लिए बेहद शर्मनाक स्थिति होगी। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई टिप्पणियों को समर्पित। हमारा आज का शेर ये कहता है कि सुनने वाला ही न सुन पाए तो ये बात अलग है, सुनने वाला ही न सुन पाए तो ये बात अलग है, वरना सन्नाटे भी आवाज दिया करते हैं। राही शहाबी ने जो ये टिप्पणी की थी अपने शेर की शक्ल में, वह कुल मिला के इस देश के हुक्मरानों के संदर्भ में है। देश के लाखों किसान अपनी बात कहने के लिए लगातार आवाज बुलंद किए हुए हैं, फिर भी सत्ता के घरोंदे में बैठे लोग अगर आवाज सुन नहीं पा रहे हैं तो ये कानों का दोष है या सोच का? विचार आप भी करें और हम भी। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि कल फिर भी समाधान की उम्मीद हमें रखनी चाहिए। अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं संभवतः इसी विषय पर चर्चा के साथ। सादा प्रणाम।